ओके जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। थैंक यू भाई याद करवाने के लिए। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ये कल वाला ही टॉपिक जो हमने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे उसी को यहाँ से ही हम शुरू करेंगे क्योंकि वो अधूरा रह गया था। वो है फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स। ठीक है। अब ये जो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी कहते हैं। फिब का जो पूरा नाम है वो है फिबोनाची। ठीक है, इसको आप फिबोनाची भी कह सकते हैं। फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची या फिब एक ही बात है। रिट्रेसमेंट लेवल्स ये मैं पहले बता चुका हूं कि अ, अगर मार्केट ट्रेंड कर रही हो, यानी कि अगर मार्केट बड़ा ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है, इफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट, ठीक है, या प्राइस। इफ स्ट्रक्चर इज बुलिश तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। और दूसरा पॉइंट होता है कि इफ स्ट्रक्चर इज या प्राइस जो है या ट्रेंड है वो इज बेरिश। अगर तो ये दो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, चल रहे हैं कंटिन्यू, दोनों में से कोई एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, यानी जब प्राइस एक मेजर ट्रेंड में होती है, वेदर इट इज बुलिश और वेदर इट इज बेरिश, तो इन दोनों ट्रेंड्स के अंदर फिब रिट्रेसमेंट्स लेवल बड़े जबरदस्त काम करते हैं। ठीक है, ये यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेडर इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, एजुकेटेड ट्रेडर्स, यानी कि जिनके पास नॉलेज होता है, ग्रिप होती है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस वक्त इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन इसको यूज करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि इसको आपने यूज उस वक्त करना है जब ये या तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बना रही हो, बुलिश ट्रेंड में चल रही हो, या मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड में चल रही हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगली बात ये कि बुलिश स्ट्रक्चर जो होगा तो उसमें हम कब इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है, मिसाल के तौर पे वेव ऐसे नीचे से ऊपर चल रही है ना, इस तरीके से जब प्राइस चल रही होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि इम्पल्स वेव कौन कौन सी हैं, क्लियर यहाँ पे देखें। एक तो ये इम्पल्स वेव है हमारे पास। इम्पल्स वेव हम कल के सेशन में क्लियर कर चुके थे कि वो वाली वेव होती है जो प्रीवियस हाई को तोड़ती है बुलिश स्ट्रक्चर में। पहला हाई ये था यहाँ पे, इस हाई को ब्रेक किया इस वेव ने। ठीक है, तो ये वाली हमारी यहां से लेके यहां तक ये होगी क्या, ये होगी इम्पल्सिव वेव। ठीक है, या इम्पल्स वेव कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्योंकि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है तो पिछले लो से ऊपर है, अगला लो इसको हम हायर लो कहेंगे, और अगला पिछले हाई से ऊपर जो हाई बना है इसको हम हायर हाई कहेंगे स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर के ये पॉइंट्स होते हैं। तो अब जब फर्ज करें प्राइस यहां से आप देखिए रिट्रेसमेंट हुई, वापस आई, और जो पिछला हाई था यहाँ पे आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट पिछले हाई ने ज्यादा चांसेस होते हैं कि यही प्राइस को नीचे जाने से रोक सकता है सपोर्ट प्रोवाइड करके। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर दफा ऐसा हो। बाज़ औक़ात डीप पुल बैक या डीप रिट्रेसमेंट भी हो जाती है, और नीचे लास्ट कंफर्म जो हायर लो होता है या लो पॉइंट होता है वहां तक भी प्राइस आ सकती है। ठीक है, हम पहले स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, अब यहां से जब प्राइस ऊपर गई, उसने फिर एक इंपल्सिव जो वेव थी वो लगाई, यानी कि यहां पे आप देखें कि इसका ये वाला लो पॉइंट था, यहां से लेके इसने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो ये बन गया हायर लो, क्योंकि पिछला हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है, और अब ये इसका बना हायर हाई यहां पे, पिछले हाई से ऊंचा। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि बुलिश वेव में हम जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने अप्लाई नहीं करने। अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें फिब लेवल्स अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि जब पिछला हाई टूटा है, तो यानी वो किसने तोड़ा है, इंपल्सिव वेव ने तोड़ा है ना, तो इंपल्सिव वेव को कंप्लीट हो जाने दें, इंतजार करें। इंपल्सिव वेव कंप्लीट कब होगी,
जब वो अपना अगला हाई जो था उसने बनाना था, पिछला प्रीवियस हाई तोड़ के जब वो बना ले, हमें कब पता चलेगा कि उसका जो फ्रेश हायर हाई है वो बन चुका है? जब प्राइस हाई पॉइंट बना के पिछले हाई को तोड़ के वापस कैंडल्स नीचे आना शुरू कर देंगी। अच्छा, कितनी कैंडल्स नीचे आएंगी? देखें, अभी हम कितनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ कैंडल्स हमें रेड में नजर आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्राइस ने एक पिछले हाई को तोड़ा, पिछला प्रीवियस हायर हाई ये था, उससे ऊपर नया उसने ये वाला हाई बना लिया है, ठीक है, काफी ऊपर है या थोड़ा सा ऊपर है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए अगर बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है। तो वहां से अब प्राइस देखें, अब रिट्रेसमेंट करना शुरू कर चुकी हुई है, क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब सही टाइम है आपने यहां पे जो फिब लेवल्स हैं रिट्रेसमेंट के उसको अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो अब जब फिब लेवल को आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो बुलिश ट्रेंड में जो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे वो इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं जहां से इंपल्स वेव शुरू होती है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट, यहां से स्टार्ट करना है आपने, स्टार्ट फिब लेवल, स्टार्टिंग या स्टार्ट पॉइंट ऑफ फिब लेवल्स, ये पहला पॉइंट है जी, ठीक है, जहां से हमारी इंपल्स वेव शुरू हुई थी बुलिश स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसका जो एंडिंग पॉइंट, जो माउस को आपने ड्रैग करके जहां पे छोड़ना है, जो दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है, वो होता है ये वाला, जिस जगह पे आपका हाई पॉइंट बना है प्रीवियस हाई को तोड़ के, तो ये वाला पॉइंट होगा जहां उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी हुई है, प्राइस वापस आना शुरू हो चुकी हुई है नीचे, ठीक है। तो ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ फिब लेवल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे फिब लेवल के अंदर जो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, इसमें एक लेवल होता है गोल्डन जोन, एक लेवल का नाम होता है गोल्डन जोन, गोल्डन जोन, ठीक है। जो ट्रेडर होते हैं ना, वो बेसिकली इस जोन तक आने का, प्राइस को जब भी रिट्रेसमेंट शुरू होती है ना, अगर बुलिश स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जब यहां पे वो अप्लाई करेंगे ना, अभी हम ठीक है समझेंगे आगे के लेवल कौन कौन से होते हैं, तो वो प्राइस जब गोल्डन जोन में आ जाए, ठीक है, जो नॉर्मली बुलिश स्ट्रक्चर में गोल्डन जोन बनता है, वो जो प्रीवियस हाई है जो ब्रेक हुआ है, वो उसके आसपास होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये गोल्डन जोन बन रहा होता है, लेवल बन रहा होता है, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि प्राइस अगर वापस आ रही है तो इस गोल्डन जोन को टकराए और यहां से वापस ऊपर उठ जाए, और वापस ऊपर उठते हुए यहां पे कुछ बुलिश साइन दे दे, बुलिश विटनेस दे दे, कंफर्मेशन दे दे बाय की ट्रेड की, जिससे ये पता चले कि अब ज्यादा लोग यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो गए हैं। तो याद रखने वाली बात है कि जो का फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, उनमें जो गोल्डन जोन होता है ना, वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगली स्लाइड के ऊपर हम फिब के जो लेवल्स हैं वो हम ड्रा करना शुरू करते हैं जी, बल्कि इसके लिए मुझे लाइव चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे जरा रोकता हूँ और वापस लाइव चार्ट के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे खाली जगह के ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई करूं, लाइव चार्ट के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम समझ लें जरा। तो ये देखें लेफ्ट साइड पे ट्रेडिंग व्यू के ये जो टूल्स का बार आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर ऊपर एक क्रॉस है, नीचे ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे तीसरे नंबर पे आप देखें ये जो चार लाइनें हैं सीधी स्ट्रेट, तो इसको हम फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स कहते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इन चार लाइनों पे, और अब आपने मिसाल के तौर पे जो प्राइस है, वो जो वेव है वो यहां से चल रही है इस तरीके से, ये इंपल्स वेव है, ऊपर गई, ठीक है जी। और जो पिछला हाई था इसका वो कुछ इस तरीके से लगा था,
ये, ठीक है। और ये पॉइंट ए था जहां से ये वेव शुरू हुई थी, इम्पल्स वेव, ठीक है, यहाँ पे रुकी। इसके बाद अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो रही है, ठीक है, ये प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट कर रही है। अब हमने यहाँ पे ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने फिब का जो लेवल्स हैं उनको अप्लाई करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले हम वापस फिब के लेवल्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ऊपर देखें, इसको मैं क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया ये। अब मैं ये जो बुलिश स्ट्रक्चर है ना, तो बुलिश स्ट्रक्चर में जो आखिरी इंपल्स वेव जिस जगह से शुरू हुई है, मैं वहां पे माउस के को रखूंगा, कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, एक फिंगर से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ताकि वो पॉइंट वहां पे फिक्स हो जाए। और अब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूं, खींच के लेके जा रहा हूं ऊपर की तरफ, और जो लास्ट मेरा पॉइंट होगा ना, वो होगा उस जगह पे जहां पे ये माउस में कहां पे रखूंगा, जहां पे ये वेव का हायर हाई बना हुआ है, ठीक है, ये जगह पे। अब आप देखें यहां पे मैंने इसको रोक दिया। तो अब ये इसका जो गोल्डन जोन है, ठीक है ना, वो कहां पे बन रहा है, वो बन रहा है कि ये वाली जगह, ठीक है, इस जगह के ऊपर, कि यहां पे अगर प्राइस वापस आएगी, ठीक है, तो फिर बड़ी अच्छी जगह होगी उसको बाय करने के लिए, बाय की ट्रेड देखने के लिए, ये वाला जो लेवल है। और ये लेवल होता है देखें 50% और 61.8% के दरमियान में, ये रीडिंग भी आ रही है। फिब लेवल के भी हम लेवल अप्लाई करते हैं, वैसे तो इसके बहुत ज्यादा लेवल्स होते हैं, लेकिन हमने इसके कुछ 6-7 लेवल जो ज्यादा काम वाले होते हैं वही सेट करने होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो लेवल्स हैं हम कैसे उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है कि यहां से आपने फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर आना है, क्लिक करना है, और खाली जगह के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है, कहीं से नीचे से क्लिक करके ऊपर ड्रैग करें, ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने लेवल्स अपने फीड किए हुए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन जब आप अपना फिब लेवल अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर, तो उसकी लेवल्स इस तरीके से नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए हम इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको ओपन करेंगे। तो वो कैसे होगी बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कहीं पे, ओके, बाय डिफॉल्ट फिब रिट्रेसमेंट और कोऑर्डिनेट्स स्टाइल, यहाँ पे कहीं पे बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। हाँ, अप्लाई, ये देखें सबसे नीचे, अप्लाई डिफॉल्ट्स, ठीक है, कि जो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग आती है वो आपने अप्लाई कर दी। तो अब देखें इसके कुछ इस तरीके से लेवल बन गए और इस तरह से कलर्स आएंगे, ठीक है। तो हमने इतने ज्यादा लेवल हमारे काम के नहीं है। हमने इसमें क्या करना होता है कि हमने ये बाय डिफॉल्ट आपके पास यही आ रहा होगा, अगर आपने पहले से फिब लेवल्स की सेटिंग नहीं रखी हुई, ठीक है, तो आपने ये आपके पास कुछ इस तरीके से लेवल्स बने हुए आ रहे होंगे मुख्तलिफ कलर्स के, और इसमें काफी ज्यादा लेवल्स बने हुए हैं, बीच में मुख्तलिफ रंगों की लाइनें हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ये सारे कलर्स गायब करने हैं, और इसमें से यहाँ पे आप देखें बहुत सारी ये लाइनें लगी हुई हैं, यानी लेवल्स बने हुए हैं, तो आपने इसमें से सिर्फ 6 से 7 जो ज्यादा अहमियत के लेवल्स होते हैं वही रखने हैं, बाकी आपने ऑफ कर देने हैं या उड़ा देने हैं। और सेटिंग कैसे करेंगे आप जो अपने हिसाब से, उसके लिए क्या है कि आपने ये ऊपर आप देखें, ये फिब इंडिकेटर का ये वाली जो पट्टी है, ये मैं देखें राइट साइड पे ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये सेटिंग का निशान बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। इस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इस सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो अगली आ गई सेटिंग वाली। इसमें आप देखें ये सबसे पहले लेफ्ट साइड पे स्टाइल लिखा हुआ है, आपने स्टाइल को ही ओपन करना है, किसी और चीज को नहीं, ठीक है, छेड़ना नहीं है, बाकी इसकी बाय डिफॉल्ट ही होगी सेटिंग। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये देखिए मुख्तलिफ लेवल्स टिक हुए हुए हैं, ठीक है, ये वाले। तो हमें इतने ज्यादा लेवल्स नहीं चाहिए, आपने सबसे पहले ये जो 0% वाला लेवल है ये रखना है एक, ठीक है, ये 0% वाला, ठीक है, इसको क्लिक रहने दें। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये जो दूसरा लेवल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.382, आपने यहाँ पे लिख लेना है जी 0.
5, ठीक है, यानी इसको 50% का लेवल कहते हैं, लेकिन लिखने में इसको 0.5 लिखा जाता है, ठीक है। ये आपने दूसरा लेवल कर लेना है। और जो तीसरा लेवल है वो आपने रखना है 0.618, जो कि है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है जी, ये तीसरा लेवल हो गया। और जो चौथा लेवल आपने रखना है ना, इसके बाद उसकी रीडिंग होनी चाहिए 1, जो यहाँ पे दी हुई है 1, ठीक है, ये 1 ही होनी चाहिए। अच्छा, ये 4 लेवल हो गए। अब हमने ये जो 4 लेवल्स के बाद पांचवा लेवल है, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना, इसको हमें नहीं चाहिए ये, और इससे अगला जो है ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात है कि जो हमने लेवल्स सिलेक्ट किए हैं, वो पहला लेवल है, उसकी रीडिंग हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है 0, ठीक है, 0 सेव कर रहे हैं। और दूसरा जो लेवल था उस ये 0 के बाद उसकी हमने रीडिंग जो वैल्यू सेव की है वो है 0.5। और तीसरा जो लेवल है उसकी हमने कर दी है 0.618। चौथा और आखिरी लेवल जो था इस लाइन का वो था 1, उसकी हमने जो वैल्यू थी वो 1 रखी है, रीडिंग 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब दूसरी जो लाइन है राइट साइड पे, इधर इधर भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ पहले 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये पहले वाला जो है सबसे ऊपर, इसकी रीडिंग हमने लिखनी है कैसे, ये माइनस में लिखनी है हमने, ठीक है। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा अभी थोड़ी देर में, वैसे भी वीडियोस तो मैं सबके साथ शेयर करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो राइट साइड पे जो पहला लेवल है हमारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले माइनस, ठीक है। माइनस के बाद मैं लिखूंगा 0.27%, या 0.27, ठीक है, परसेंट नहीं लिखना आपने, वो नीचे हम सिलेक्ट करेंगे। ये पहला लेवल हो गया। दूसरा जो लेवल है उसकी जो रीडिंग होगी वो भी मैं माइनस में लिखूंगा, लेकिन वो लिखूंगा जी -0.61। ये लें जी, ये मेरे लेवल कंप्लीट हो गए। कितने? 1, 1, 2, 3, 4, और 2 लेवल मेरे माइनस में होंगे, ठीक है। बाकी सबको मैं अनक्लिक कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर नीचे लाऊं और इसको मैं ओके कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखें जो मेरे लेवल रह गए ना पीछे, वो ये रह गए हैं जी। थोड़ी देर पहले देखें कि वो कितने ज्यादा थे और अब कितने छोटे हो गए हैं। देखें टोटल 7 लेवल हैं, 1, 2, इसको मैं, ये कंफ्यूज कर रहा है अगर आपको, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये लें जी, पहला लेवल ऊपर, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल और छठा लेवल, टोटल 6 लेवल्स हमारे पास रह गए हैं, ठीक है, जो हमने सेव किए। लेकिन अभी भी आप देखें कि इन लेवल्स के कलर्स जो है ना, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे चार्ट को या कैंडल्स को छुपा सकते हैं। तो मैं फिर एक दफा वापस जाऊंगा सेटिंग के अंदर। तो इसकी सेटिंग में जाने के लिए ये देखें, बीच में एक नीचे से लाइन शुरू हो रही है डॉट्स वाली और ऊपर तक यहां तक जा रही है। इसके बीच में कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, ऊपर ये पट्टी आ जाएगी, ठीक है, सेटिंग वाली, तो जिसमें ये सेटिंग का निशान है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें। अब हमने वही जो सेव किए थे लेवल्स, लेवल्स तो ठीक हैं, लेकिन उनका जो कलर है ना वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि जो कलर है लेवल्स का अपने का सबका, वो हमने यहाँ से वो ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये जैसे ये थोड़ा सा हल्का ब्लैक है, हमने ये सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब हमने जो दूसरा अपना लेवल है 50 का, 50 और 61 का जो लेवल होता है, इसका रंग होता है क्या? गोल्डन जोन, ठीक है, ये इसको गोल्डन जोन कहा जाता है। तो इसलिए मैं इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक सा रखता हूँ, गोल्ड टाइप का ये वाला, ठीक है। यहां से मैं 50 के लेवल वाला ये मैं रखता हूँ जी, पिंक सा, ठीक है, ये हमारा गोल्डन जोन होगा, या थोड़ा सा लाइट पिंक। और इसी तरीके से जो हमारा है 61 वाला अगला लेवल, इसका भी मैं कलर वही रखता हूं, ठीक है, लाइट पिंक, जो कि हमारा, ओके, ये हो गया जी। अब वापस उधर आ जाएं, और बाकी जो अगला लेवल था इसका भी ब्लैक कलर ही है, ठीक है। और ये जो 2 कलर हैं दूसरी साइड पे माइनस वाले, इनका भी मैं यही ब्लैक वाला ही रखता हूँ, ताकि लाइनें लाइनें के कलर एक जैसे ब्लैक नजर आए और चार्ट हमारा अच्छा लगे, ठीक है। और अब रह गई, ओके जी, एक लाइन शायद हमारी रह गई है, और इसका भी मैं कलर जो है ना, ये तीसरे नंबर वाला जो ब्लैक है वही रखता हूँ। और इसका भी
हम कर देते हैं ब्लैक, ये वाला। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि हम जो बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है, वो भी हम चेंज कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। ये देखें, ये नीचे आए ना, यहाँ पे ये बैकग्राउंड का जो कलर है, हम बैकग्राउंड को बिल्कुल हम खत्म कर देते हैं, हमें कलर कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज और देखें कि ये लेवल्स के आगे वैल्यू लिखी हुई है, आप वैल्यूज की जगह पे परसेंट्स कर दें, ठीक है, यहाँ पे लेवल्स के आगे। और बस ये हमारा हो गया जी, इसको आप ओके कर दें नीचे। तो अब आप देखें कि हमारे जो फिब के लेवल्स हैं वो वही 6 लेवल्स हैं, लेकिन साफ सुथरा लेवल्स बन गए हैं, कोई कलर नहीं है, हमने अपनी पसंद की लाइनें लगा ली हैं। ठीक है। और ये हमारी जो सेटिंग है, इसको हमने कर लेना है सेव। ये सेव हो गई है। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे ना अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे या जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, उस वक्त तक ये चेंज नहीं होगी। ठीक है। शर्त यह है कि अगर आप अपने ईमेल के साथ इसमें लॉग इन हुए हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो अच्छा, एक तो हो गया ये वाला। ठीक है जी। अब इसमें जो साइंस है वो क्या होती है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में भी बता रहा था कि सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने इसको यूज करना होता है जब ट्रेंड चल रहा हो, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, यानी इंपल्स वेव कंप्लीट हो जाए, चाहे बुलिश ट्रेंड की है चाहे बेरिश ट्रेंड की है, और इंपल्स वेव कंप्लीट होने के बाद रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी हो, यानी कोई 2-3 छोटी कैंडल्स, बेशक 5 मिनट 15 मिनट वाली, ठीक है, या उससे बड़ी, कम से कम 2-3 कैंडल्स वापस रेड की तरफ, यानी प्राइस को वापस रिजेक्ट कर रही हूँ, बुलिश स्ट्रक्चर में वापस नीचे की तरफ, बेरिश स्ट्रक्चर में वापस ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ, जहां से पता चले कि जी अब रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी है और क्लियर वाज़ा तौर पे शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो वहां पे आप अप्लाई करते हैं इसको। और मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक आपके सामने ट्रेंड चल रहा है। अब मैं इसको, क्योंकि हमारे ये सेव हो गए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं इधर से। ठीक है। अब आप देखें कि आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट है। ये चार्ट है आपके सामने 15 मिनट का। 15 मिनट के मुताबिक जितना ही आपको लाइव गोल्ड की स्क्रीन नजर आ रही है चार्ट की, इसमें आप देखें कि एक इंपल्स वेव लगी यहां से, ये आप देखें इस जगह से। ठीक है। और उसने प्रीवियस हाई ये था ना, ये वाला, इसको ब्रेक किया, इसलिए ये इंपल्स वेव हुई। और इसने यहां से जाके देखें ये रिट्रेसमेंट करना शुरू की थी। तो फर्ज करें कि हमने जिस वक्त इसको अप्लाई कर रहे हैं, जब हम देख रहे थे, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, तो फर्ज करें उस वक्त जो प्राइस थी ना, वो इस जगह पे कहीं पे थी। ठीक है, इधर कहीं पे। और हमने यहां से लेके यहां तक, ये लो पॉइंट है इंपल्स वेव का, ये हाई पॉइंट है। ठीक है। तो हमने क्या अप्लाई करना था, हमने करना था जी फिबोनाची लेवल्स। हमने देखना है कि हमारा गोल्डन जोन कहाँ पे आ रहा था। ठीक है। तो इसको मैं अभी अप्लाई करता हूं यहाँ पे, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, आप देखिएगा। ये ले जी, मैं वापस फिब लेवल पे चला चला गया। और मैंने अब ये, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, अगर बुलिश ट्रेंड हो तो फिबोनाची लेवल जो ड्रा करने के लिए जो पहला क्लिक होगा, वो वहां पे होगा जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई। अब देखें, ये इंपल्स वेव हमारी यहां से शुरू हुई, इस पॉइंट से। तो मेरा जो पहला पॉइंट है, जो कि 100% की वैल्यू होती है, वहां से शुरू होगा। और ये जो दूसरा पॉइंट है, जहां पे देखें ये 0 पॉइंट जो होता है, उसको मैं रखूंगा कहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर, जहां पे मैक्सिमम इंपल्स वेव जाके उसने हायर हाई बनाया था। ठीक है। आप देखें, ये जगह है जी, ये आप देख रहे हैं, ये यहां तक गई थी, यहां पे 0 रख दिया, जहां से बुलिश इंपल्स वेव जिस पॉइंट से नीचे से शुरू होती है, वहां पे 100 की रीडिंग आनी चाहिए। 100 का मतलब, जो हमने 1 का लेवल रखा था, वो 1 का मतलब 100 होता है। ठीक है। ये देखें, 100 लिखा हुआ आ रहा है। और जिस जगह पे इंपल्स वेव जाके खत्म हुई है, वहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुई है बुलिश वेव की, ठीक है, वहां पे हमने ये 0 का लेवल आना चाहिए, यानी कि एंडिंग पॉइंट यहां पे है इसका। ठीक है। क्लिक कर दिया। अब आप देखें कि हमारा जो गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन कौन सा है, ये 2 लेवल 50% से लेके 61.61 तक। ठीक है। ये हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन कहलाता है। तो अब जब प्राइस इस गोल्डन जोन में आएगी रिट्रेसमेंट करते हुए, तो हम समझेंगे कि ये प्रॉपर और आइडियल रिट्रेसमेंट इसने की है। ठीक है। तो इसका जो हम कलर है ना, इस पूरे जोन का, यहां पे हम अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, ये इस तरीके से।
मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा हल्का गोल्ड कलर कर लेता हूं ताकि हमें पता चले जी कि ये हमारा गोल्डन जोन है। ये लें जी। अब आप चेक करें कि अगर प्राइस यहां से वापस मुड़ रही थी, इधर थी कहीं से रिट्रेस कर रही थी, ठीक है, और हो सकता है आपने ये 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई किया हो, ये देखें, ठीक है, तो प्राइस जो थी वो कहां से वापस मुड़ रही थी, ये देखें, ये था ना हाई, ठीक है, ये वाला बड़ा हाई जो था वो ये था। वैसे आप यहां से भी अप्लाई कर सकते थे 5 मिनट के चार्ट पे, उसका लेवल इधर ही बनेगा, यहां से मुड़ा है 15 का थोड़ा सा नीचे बना, ठीक है। तो 15 मिनट के ऊपर देखें कि इस जगह से प्राइस गोल्डन जोन पे आके टकराई, ये इंपल्स वेव थी, यहां से प्रीवियस हाई को तोड़ा, इधर जाके मैक्सिमम रुकी, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे रुकने के बाद प्रॉपर उसने रिट्रेसमेंट शुरू की और यहां पे अपने गोल्डन जोन तक प्राइस आई और गोल्डन जोन को टच किया। बाज औकात सिर्फ टच करती है यहाँ पे गोल्डन जोन को प्राइस, और बाज औकात थोड़ा सा अंदर आती है, और बाज औकात थोड़ा सा नीचे से भी विक लगा के ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि बुलिश ट्रेंड में अगर आपने इंपल्स वेव के लो पॉइंट और हाई पॉइंट से रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट शुरू हो गई थी, अगर आपने फिब के लेवल्स अप्लाई कर दिए हैं तो आपने वेट करना होता है कि प्राइस वापस आपके गोल्डन जोन को या गोल्डन लेवल को टच करे या उसके अंदर आए और वहां से वापस ऊपर उठना शुरू करे। लेकिन उससे पहले यहां पे कोई ना कोई हमें बुलिश या बाय की ट्रेड का कोई कंफर्मेशन का साइन दे दे, ठीक है। अब देखें, जिन दोस्तों ने मेरे बेसिक सेशंस के कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं उनको मैंने मुख्तलिफ पैटर्न्स बताए हुए हैं कैंडल्स के, ठीक है, कि जी 3-4 जो बड़े फेमस पैटर्न्स हैं वो कौन से होते हैं कैंडल्स के जो बाय की ट्रेड के लिए होते हैं, ठीक है। एक तो को क्या होता है, यहाँ पे बुलिश हैमर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हैमर बन जाए, ये हैमर टाइप का है 5 मिनट का, लेकिन ये हैमर की जो ऊपर वाली विक होती है ना, वो इतनी ऊपर वाली डंडी इतनी बड़ी नहीं होती और उसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर हैमर नहीं है, ये डोजी कैंडल है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि किसी भी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या बन जाए, कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए। अब देखें यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट के ऊपर कितना जबरदस्त आइडियल मॉर्निंग स्टार बना है जी। ये आप देखें, जिन दोस्तों ने बेसिक सेशंस अटेंड किए हुए हैं या वीडियो देखी हुई है कैंडल्स जो पैटर्न्स होते हैं कंफर्मेशन के लिए, ये देखें कितना आइडियल उसने 1 मिनट का मॉर्निंग स्टार बनाया है। और कहां पे बनाया है, प्रॉपर पूरी रिट्रेसमेंट करने के बाद गोल्डन जोन के ऊपर आके और बीच में सही जो हमारा डिजायर्ड एरिया था ना, एरिया ऑफ वैल्यू इसे कहते हैं। और ये देखें मॉर्निंग जो स्टार होता है वो क्या होता है कि ऊपर से प्राइस आ रही होती है, गिर रही होती है एक की लेवल के ऊपर आके, ठीक है। और ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ये ध्यान में रखें। ऊपर से प्राइस रिट्रेस हुई, एक की लेवल के ऊपर आके एक बड़ी कैंडल बनी रेड, उसके नीचे एक कैंडल बनी जो कि डोजी है स्टार टाइप की, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। ये इसकी नीचे की तरफ विक ज्यादा भी हो सकती है ऊपर की तरफ, और सिर्फ जमा का निशान भी हो सकता है ये जो नीचे है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कैंडल जो है वो बुलिश बननी चाहिए और वो थोड़ी सी बड़ी बॉडी की होनी चाहिए, यानी जो सेंटर वाली कैंडल है इससे बड़ी बॉडी की होनी चाहिए लेकिन बुलिश होनी चाहिए। अब देखें, ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है, लेकिन हो सकता है 3 मिनट पे भी बनाया हो सकता है 5 मिनट पे भी बनाया हो, या कुछ और साइन दे दिया हो उसने बड़े चार्ट्स के ऊपर। ये इस जगह पे देखें, अच्छा जी, 3 मिनट के चार्ट के ऊपर इसने यहां पे मॉर्निंग स्टार तो नहीं बनाया, लेकिन एक और जो बुलिश साइन था वो दे दिया है, बुलिश पैटर्न। अब जिन दोस्तों ने वो जो बेसिक जो नॉलेज है पैटर्न्स का, वो जो मैंने बताए हुए हैं 4-5, ठीक है, बड़ी तफसील में, उनको सर पता है कि कौन सा पैटर्न बना है जी यहाँ पे। बेरिश एंगल पे। भाई बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश जो है वो सेल के ट्रेंड में बनती है उस, ये बुलिश है, यानी ऊपर उठती हुई ग्रीन कैंडल है ना जिसने सॉरी सॉरी। अपोजिट कैंडल को इंगल्फ किया है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। देखिए कितना आइडियल बना है बुलिश इंगल्फिंग 3 मिनट के ऊपर भी, ठीक है। अच्छा जी, 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे इसने क्या बनाया है यहाँ पे।
क्या कोई साइन दिया है? 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये सिंगल कैंडल है, लेकिन देखें नीचे की तरफ रिजेक्शन इसने कितनी बड़ी दी है। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार होता है ना, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही है और एक कैंडल की लेवल के ऊपर जाके रेड बनती है, जैसे ये बनी हुई है। उसके बाद जरूरी नहीं होता कि एक कैंडल स्टार वाली बने, बाज़ औक़ात 2 कैंडल्स बन जाती हैं स्टार वाली, बाज़ औक़ात 3 बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो कैंडल्स बराए नाम ही होती है उनमें। ये देखें, जैसे ये पिछली कैंडल भी 5 मिनट वाली बराए नाम सी है, 50-50 है, और ये भी 50-50 है। तो अब ये भी मॉर्निंग स्टार है। ये तीसरी कैंडल जो है ये भी 50-50 समझ लें आप। ठीक है ना, इसको आप बुलिश कैंडल भी समझ सकते हैं, तीसरी को बॉडी तो है ना, इन दो से तो बड़ी है, तो इसको भी आप मॉर्निंग स्टार कहेंगे। अगर इसकी बॉडी ना होती तीसरी कैंडल की, तो इसको भी हमने इग्नोर करना था, और ये देखें कितनी बड़ी बॉडी बन गई थी। तो ये भी एक तरह का मॉर्निंग स्टार ही है, बेशक इसमें बीच में 2 कैंडल्स हैं एक की जगह, जो प्लस वाले साइन वाली होती हैं, कंफ्यूजिंग कैंडल जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मॉर्निंग स्टार है। ओके जी, 15 मिनट के ऊपर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि हमारे पास 15 मिनट के ऊपर भी ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, यहां से ट्रेड मिली है, इधर से कहीं से। ठीक है जी। तो अगला जो टारगेट कहां पे था, जो हमारी टीपी थी। अब देखें, एक छोटा जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले बेसिक उसमें, कि याद रखें कि जो नॉलेज है वो आपने अप्लाई करना होता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन उस नॉलेज के मुताबिक जब प्राइस आपके की लेवल पे पहुंच जाए, की लेवल कौन सा होता है, एरिया ऑफ वैल्यू, जहां से नॉलेज के मुताबिक आपको ट्रेड लेनी चाहिए या ट्रेड मिल सकती है। अब देखें यहाँ पे आपका ये प्राइस क्या चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस चल रही है बुलिश, बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, और ये जगह देखें यहां से उठी, प्रीवियस लो ये था। मैंने जो अभी तक मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर आपका कंफर्म होना जरूरी होता है। ठीक है, नॉलेज आप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो नॉलेज अप्लाई होगा बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश। तो बुलिश स्ट्रक्चर में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका जो लो जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं। तो इस बुलिश स्ट्रक्चर में आप देखें, एक आपका जो लो पॉइंट कंफर्म हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे हुआ है, देखें ये वाला, ये भी हायर लो है ना आपका, कंफर्म क्यों, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे देखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला आपका ये वाला हाई था, बड़ा हाई जो बना था, और ये ब्रेक हुआ है, तो ये आपका जो है, ये आपका हायर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है। ठीक है। उसके बाद जब आपका ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, सॉरी, इसके बाद हाई बना है ऊपर जाके कहीं पे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो ब्रेक हुआ, तो अगला हाई आपका बना है जी इधर जाके, ये इस जगह पे। ठीक है, और ये प्राइस वापस आई है, और इसने, ये देखें कि इस पॉइंट पे आके प्राइस रुकी है फिर। ठीक है, और जब क्या ये वाला हाई ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये जो आखिरी हाई बना था, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ जी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी विक लगाई है इसने ऊपर, लेकिन ये विक इतनी लंबी नहीं है कि इसको हम ये कह सकें जी कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ये जस्ट, ये भी हो सकता है कि इसने, हो सकता है अभी सिर्फ लोगों के स्टॉप लॉस इधर जो लगे हुए थे वही हंट किए हुए। ठीक है, सिर्फ लिक्विडिटी हंट किया है इसने। ये भी हम एक टॉपिक करेंगे अगले किसी सेशन में, लिक्विडिटी ग्रैब का या लिक्विडिटी हंट का। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, उसका जो कंफर्म, आखिरी कंफर्म हायर लो था, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला। और आप देखें कि हमारा जो इसी नॉलेज के ऊपर जब हमने ये वाला फिब के लेवल्स अप्लाई किए, तो ये कहाँ पे आ रहा है जी, जो हमारा गोल्डन जोन है। तो दो नॉलेज एक ही जगह पे कंफर्म हो गए ना, तो जब गोल्डन जोन के ऊपर से प्राइस वापस मुड़ रही है और बुलिश कंफर्मेशन का कोई साइन आपको मिल रहा है, ठीक है, बेशक सबसे छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में मिले, 3 मिनट में मिले, 5 मिनट में मिले, तो वहां से बाय की ट्रेड बनती है। और आपकी जो बाय की ट्रेड लेते हुए आपका जो स्टॉप लॉस था वो कहाँ पे होना चाहिए था, और टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी। यहां से भी
ठीक है, फर्ज करें यहां से आपने बाय की ट्रेड ली थी इस जगह से ऊपर उठते हुए, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो होना चाहिए था गोल्डन जोन या आपका हायर लो, ठीक है, का जो लेवल है कंफर्म का उससे थोड़ा सा नीचे। क्यों नीचे? कि बाज औकात एक छोटी सी विक लग सकती है लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब जिसे कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक। ठीक है, यहां पे रखा आपने। और आपकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी भाई? इसमें जो आपकी पहली, जहां पे आपको गोल्डन जोन जो होता है वो कंफर्मेशन दे रहा हो, ठीक है ना, बाय की ट्रेड की या सेल की ट्रेड की, तो इसकी जो पहली टीपी होती है वो इसका जो 0% का लेवल होता है वो होती है ये वाला। अब आप देखें कि एक जो अच्छी ट्रेड होती है वो होती है जिसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी होती है? 1:2। अब देखें आपका जो यहां पे ही इतनी छोटी सी ट्रेड में ही आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो था वो 2.3 आपको दे दिया है, प्रॉफिट 2.3%, और अगर एसएल हिट होता तो वो 1% होना था। ठीक है, कितनी आइडियल ट्रेड आपको इस नॉलेज ने दे दी। लेकिन क्या ये इसका यही टारगेट है टीपी? नहीं, फर्स्ट टीपी ये होती है। इसका जो ज्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरी टीपी, क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक आपने ट्रेड ली है ना, पहली टीपी तो प्रीवियस हाई तक है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर है, ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस ने यहां पे रुकना नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे वो बाज कर सकती है देखें, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि प्राइस ने अगला जो 27% का लेवल है कम से कम उसको भी टच करना होता है। तो आपकी दूसरी टीपी यहां पे होती है। तो क्या बस यही होता है? नहीं, अक्सर केसेस में आप देखेंगे कि 27% से जो अगला लेवल है ना आपका, वो भी हिट हो जाता है। तीसरी टीपी जो होती है वो आपकी होती है जो आपने -0.61% का लेवल रखा हुआ है, वो आपकी तीसरी टीपी होती है। वो ऊपर चला गया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े चार्ट पे वो आएगा। ये आप देखें वो किधर जा रहा है जी, ये ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम ट्रेंड के मुताबिक टीपी होती है ना, वो ये होती है -61% के ऊपर। क्यों? और यहाँ पे अक्सर आपकी, मतलब अगर मैं ये नहीं कहता कि 90% ट्रेड्स आपकी टीपी यहाँ पे हिट करेंगी अगर बुलिश इस तरह के सेटअप में आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन तकरीबन 70 to 80% चांसेस होते हैं, 70 to 80% के दरमियान में कि आपकी तीसरी टीपी भी हिट होगी। ठीक है, क्यों? इसने अगला जो हायर हाई बनाना है ना पिछला तोड़ने के बाद, वो कम से कम यहाँ पे होता है -27% पे, या फिर अगर ज्यादा हो तो ज्यादा चांसेस फिर होते हैं कि ये -61% के आसपास बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड ली हुई है ना, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई को तोड़ के नया हाई बनाएगी। तो जब वो प्रीवियस हाई को तोड़ेगी, ठीक है, तो नया हाई जरूरी नहीं होता कि वो थोड़ा सा ऊपर ही जाके बना ले, यानी -27% पे बना ले। ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जी वो इससे भी ऊपर जाके अगला जो लेवल है -61 या 60 का आसपास वहां पे बनाएगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो अब ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये जो फिब लेवल्स होते हैं, ये 6 लेवल्स जो सेटिंग मैंने बताई है आपको, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे इसको यूज करें। ठीक है, लेवल यही रहेंगे, टाइम फ्रेम आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप इस्तेमाल करें। लेकिन देखें, जब आप बेसिक लेवल पे सीख रहे होते हैं ना, तो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको नॉलेज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। नहीं, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ना, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, मजबूत, यानी कि उस पर भी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, कि जी आप उसमें, फिर हमने मनी मैनेजमेंट का, मैं हर जो मेरा बैच होता था बेसिक का, उसमें मैं आखिर में एक सेशन करता था मनी मैनेजमेंट। उसमें मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स बताता था कि भाई सबसे पहला क्या होता था कि आपने जो टारगेट सेट किया है कि एक दिन का मेरा इतना प्रॉफिट आ जाए तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, और ट्रेड नहीं करूंगा एक दिन में। अगर इतना नुकसान हो जाए तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उस दिन जो है वो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वो पहला रूल होता है उसका मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब इसलिए क्योंकि शुरू शुरू में नए लोगों का वो साइकोलॉजी ही नहीं बनी होती, तो इसलिए जो ज्यादा सिखाने वाले लोग हैं फॉरेक्स का नॉलेज, वो कहते हैं कि भाई शुरू में आपने छोटा टाइम फ्रेम यूज ही नहीं करना ट्रेड लेने के लिए।
ठीक है जी। लेकिन जिस वक्त आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने कम से कम 3 4 6 महीने जो है वो बेसिक नॉलेज सीख के उसके मुताबिक आपने ट्रेड करके अब आपकी साइकोलॉजी काफी हद तक बेहतर हो गई है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल होना शुरू हो गया है। तो फिर आप जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना जो ट्रेड है वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही नॉलेज यूज करके एडवांस लेवल का आप अपना डिजायर्ड जो आपका प्रॉफिट का जो टारगेट होता है वो अचीव कर सकते हैं। और उसकी रेशो मतलब 70% से तो ऊपर ही होती है, विनिंग रेशो ही होती है फॉरेक्स में। मुझे नहीं पता कि जो लोग कहते हैं जी कि हम प्रॉपर नॉलेज यूज करते हैं और हमारा जो फिर भी हम लॉस ही करते हैं जी, प्रॉफिट नहीं होता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग कौन से हैं। ठीक है, वो वही लोग होते हैं जो नॉलेज को प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, अप्लाई नहीं कर रहे होते और नॉलेज के मुताबिक ट्रेड नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो वो वही लोग होते हैं जो लूजर होते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई बंदा आज तक नहीं मिला जो कहे कि मैं प्रॉपर नॉलेज भी यूज करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त है, इसके बावजूद सर मुझे नुकसान हो जाता है। आई डोंट नो, मुझे कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं मिला इन 3 4 सालों में स्पेशली। ठीक है जी। अच्छा, आगे आप चलते हैं जी कि मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वाला नॉलेज जो है फिब 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 रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, ये आप चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करें तो थोड़ा प्रॉफिट देगा आपको, लेकिन देगा, लेवल्स यही रहेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर आपका प्रॉफिट का टारगेट बड़ा बन जाता है, प्रॉफिट ये फिर भी उतना ही देता है आपको, इसकी जो विनिंग रेशो है वो उतनी ही रहती है, तकरीबन 75 to 85 90% के दरमियान में। ठीक है जी, आप जब इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, पीछे चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अब सर। जी वालेकुम सलाम भाई। सर इसको बेरिश पे भी बता दें, बुरिश पे भी तो फिब को बता दिया सर। जी मैं बताता हूँ अभी मैं वही करने लगा हूँ जी। हाँ, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसको जी मैं लेके आता हूँ, भाई ने कहा है, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि इसको भी खत्म करता हूँ। मैं पहले इसको छोटे टाइम फ्रेम में कहीं पे सेटअप देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब छोटे टाइम फ्रेम में मिसाल के तौर पे या बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं जी। ये छोटे पे हमने किया है, अब मैं इसको ले जाता हूँ 1 घंटे के या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये आप देखें, मैंने क्या बात किया है कि इसको आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में, जहां पे या बुलिश ट्रेंड चल रहा हो या बेरिश ट्रेंड चल रहा हो, इंपल्स वेव जो है उसके खत्म होने का वेट करना है। और जब इंपल्स वेव रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, क्लियर हो जाए कि हाँ अब वाजे तौर पे रिट्रेसमेंट होना शुरू हो चुकी है, वापस प्राइस जो है वो उसका रिवर्सल शुरू हो चुका है, तो वहां पे आपने इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि यहाँ पे इस जगह पे यहां से ऊपर उठते हुए जो, या यहां से ले लें इस जगह से। ठीक है, अब प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला था। तो कौन सी इंपल्स वेव ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, यहां से शुरू हुई ना वो वेव, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गई। ठीक है, यहां पे जाके इसने इस लेवल को, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर निकल गई। और इसकी प्रॉपर रिट्रेसमेंट कहां से हुई है। ठीक है, अब जो, अच्छा, जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट शायद मैंने पहले आपको बताई है, जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट होती है ना, उसको अभी समझ लें कि हम किसे कहेंगे कि ये इस टाइम फ्रेम के मुताबिक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। हमने ये चार्ट ओपन किया हुआ है कौन सा, 1 घंटे का। अब 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हम उसे कहेंगे कि जहां पे, अब मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है ना, अभी ये प्रीवियस हाई था, इसने यहां पे ब्रेक किया। अब कहां पे वापस आना शुरू हुई प्राइस, एक तो यहां पे आना शुरू हुई थी, देखें एक कैंडल ये है, इस एक कैंडल के बाद अगली कैंडल 1 घंटे वाली देखें कितनी छोटी सी बनी है, रेड। इसको आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट प्रॉपर वो होती है जो, अगर प्राइस नीचे आ रही है ना, तो वो कम से कम इस कैंडल की, जो आखिरी बड़ी बुलिश कैंडल थी, इसके लो पॉइंट को तो तोड़े ना नीचे आते हुए। ठीक है, अगर एक कैंडल नहीं तोड़ रही तो दो मिलके तोड़ ले, दूसरी तोड़ ले, तीसरी तोड़ ले, चौथी तोड़ ले। तो अब यहां पे आप देखें
कि एक ही कैंडल आखिरी बुलिश है और उसी के आप लो और हाई पॉइंट लगाएं अगर, तो बीच में देखें कि एक ही कैंडल के लो और हाई पॉइंट में कितने घंटे तक मार्केट रेंज करती रही है। इसको रेंज कहते हैं, इसको रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे हम। क्यों नहीं कहेंगे? ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है एक घंटे के चार्ट के मुताबिक। क्यों? क्योंकि भाई आखिरी जो कैंडल थी, जो बुलिश बनी थी, जो ऊपर मोमेंटम कैंडल के बाद एक्सटेंशन थी, वो ये थी। इसका हाई पॉइंट देख लें और लो पॉइंट देख लें, वो लो पॉइंट ब्रेक ही नहीं हुआ। कोई भी कैंडल अभी तक इसके लो पॉइंट से नीचे नहीं आई, थोड़ी सी भी विक भी नहीं मारी उसने। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये सिर्फ रेंज हुई है यहां पे प्राइस, इसको रेंज कहेंगे, ये रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएंगे 5 मिनट 15 मिनट, तो वहां पे अगर आखिरी बुलिश कैंडल जो थी, अगर उसका लो ब्रेक हो गया तो उसको आप उस टाइम फ्रेम के मुताबिक रेंज वो माने रिट्रेसमेंट। नॉलेज अप्लाई करें, वो आपको रिजल्ट देगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आगे देख लें। अब देखें आगे, रेड कैंडल कहां पे बनी? ये यहां पे बनी। उससे पिछली जो एक कैंडल थी बुलिश, वो ये थी घंटे वाली। इसका लो पॉइंट मार्क कर लें और इस, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट तभी होगी ना अगर लो टूटेगा तो नीचे आएगी। आप देख लें कि यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं वो 11 12 घंटे तक प्राइस रुकी रही है यहां पे। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? रेंज। एक घंटे के चार्ट के मुताबिक रिट्रेसमेंट तो कोई नहीं है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है ये एक घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक। लेकिन ये आप देखें, यहां पे अगली जो रिट्रेसमेंट कहां पे हुई? फिर ये एक कैंडल थी, ठीक है, ये वाली, और ये एक कैंडल, और बीच में अब आप देखें कि इन सारी रिट्रेसमेंट या रेंज से ये वाली रेंज को फिर भी हम किसी हद तक मान सकते हैं कि ये चलें थोड़ी बेहतर रिट्रेसमेंट हुई है यहां पे। क्यों? अगर ये लाइन मैंने टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, इसको अगर मैं ऐसे करूं कि यहां पे मैं अब ले लूं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या लेवल, तो अब देखिएगा ये इसका कैंडल का लो पॉइंट है, ये वाला आखिरी बुलिश जो कैंडल थी बड़ी, ये वाला, ठीक है। और इसके लो पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं तो आप देखें कि यहां पे इस जगह के ऊपर ये फिर भी एक कैंडल ने थोड़ा सा इसको नीचे, बेशक एसएल ही हंटिंग किया, लेकिन थोड़ा नीचे आई जरूर है इस जगह पे, और फिर भी ये काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो इसको हम रिट्रेसमेंट फिर भी मान सकते हैं, लेकिन कोई 100% आइडियल रिट्रेसमेंट ये भी नहीं है, ठीक है जी। तो जब यहां, इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहां से आपने यहां तक आपने लेना है इंपल्स वेव, ठीक है। जो आइडियल रिट्रेसमेंट होती है वो कैसी होती है? जैसे आप देखें यहां से हुई है जी, अगर आप यहां से देखें, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि ये प्राइस नीचे से ही बुलिश में जा रही थी, ये प्रीवियस हाई था, ये ब्रेक हुआ, ये ऊपर गई, देखें ये हमारा इंपल्स वेव है यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसको, ये इंपल्स वेव है, ये लो पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, और ये हमारा गया है जी यहां तक, ये इस जगह तक ये हमारी इंपल्स वेव चली है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसको जीरो को रखूं इस जगह पे, तो अब आप देखें ये हमारी एक प्रॉपर इंपल्स वेव है और रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये आखिरी जो बड़ी कैंडल थी, शुरू में तो कुछ कैंडल्स ने रेंज ही किया, लेकिन यहाँ पे देखें उसका लो ब्रेक हुआ है और फिर काफी नीचे भी आई, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर आप देखें कि हमारा जो गोल्डन जोन था, एग्जैक्टली आप देखें ये उसके अंदर आई कैंडल यहां पे रिट्रेस होके। जो आइडियल रिट्रेसमेंट समझी जाती है वो होती है जो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट के लेवल तक आए, कम से कम यहां तक आए, और 50 से 61 के लेवल के बीच में आए। तो मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में विक मार के नीचे भी आती है प्राइस, विक मार के, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस जिनके नजदीक होते हैं उनको उठाए, खाए और फिर वापस चली जाए। तो अब देखें यहाँ पे कितना जबरदस्त उसने वही लिक्विडिटी हंट की है, यानी स्टॉप लॉस हिट किए हैं लोगों के की लेवल के नीचे, ठीक है ना, और फिर प्राइस वापस ऊपर चली गई है। तो अब यहां से जिस आदमी ने
जैसे ही गोल्डन लेवल के ऊपर प्राइस आई थी तो पहले से तुक्के से ट्रेड ली थी, कंफर्मेशन का वेट किए बगैर, उसका तो स्टॉप लॉस हंट हो गया जी, वो तो नुकसान में ट्रेड कट गई है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जिस आदमी ने छोटे टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे पे, 15 मिनट पे या 5 मिनट पे किसी कंफर्मेशन का वेट किया था कि यार ठीक है गोल्डन जोन में तो आ गई है प्राइस, लेकिन ट्रेड में मैंने बाय की, मैं उस वक्त तक इंटर नहीं होना जब तक मुझे कोई कंफर्म बाइंग सिग्नल ना मिल जाए, यानी कि कोई विटनेस, कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए, चाहे 1 मिनट के चार्ट पे क्यों ना मिले। ठीक है, 30 मिनट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये आप देखें। अच्छा जी, 15 मिनट पे आ जाए, क्या 15 मिनट पे है यहाँ पे कुछ सिग्नल? 15 मिनट पे भी क्या ये प्लस वाली, अगर हम इसको मॉर्निंग स्टार कहना चाहें, ये एक बड़ी कैंडल बेरिश ऊपर से नीचे आती हुई, तो ये कैंडल क्या ये प्लस वाला साइन लग रहा है आपको? अगर इसकी ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी वीक होती ना, तो फिर तो हम इसको एक 50-50 कैंडल मान लेते, और इसको हम अगली को क्या मान लेते कि ये मॉर्निंग स्टार का एक बुलिश कैंडल है, फिर तो हम इसको मॉर्निंग स्टार कहते। लेकिन आप देखें यहां पे एक कंफर्मेशन वो दे रहा है, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली नीचे वाली 15 मिनट की, अब ये प्रॉपर हैमर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी शक्ल तकरीबन उसी से मिलती जुलती है जो बता रही है कि पहले प्राइस स्पीड से ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन फिर बड़ी पावरफुल रिजेक्शन मिली है और यहां पे जाके कैंडल प्राइस ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है। ऐसा ही है ना? इसका मतलब है कि यहां से बायर बड़ी, देखें कितनी बड़ी वीक है नीचे, ये भी कंफर्मेशन होती है, सिंगल कैंडल कंफर्मेशन, रिजेक्शन इतनी बड़ी है, तो इसकी बेस के ऊपर भी लोग यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो गए, और स्टॉप लॉस उन्होंने, इस केस में ये जो कैंडल थी इसका लो पॉइंट के नीचे होता है। ठीक है, अगर इसको भी आपने बुलिश कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको भी, तो इस सूरत में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, अगर आप यहां से भी इंटर हुए हैं इधर से कहीं से अगली कैंडल के, तो आपका स्टॉप लॉस अब पिछली जो कैंडल जिसने विक नीचे मारी है उसके लो से थोड़ा सा नीचे होगा यहां पे। और इसकी भी आप देखें टीपी कहां पे होगी, पहला जो लेवल है आपका वो ये है जी, ठीक है, यहां पे होगी। ठीक है, अब यहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो देख लें कितना बन रहा है, 5.7%। क्या यही टीपी है? नहीं जी, इससे ऊपर भी जा सकती है प्राइस। कब गई उसके बाद देखें, अगला लेवल कौन सा था, ये वाला -27 वाला, क्या हिट हुआ? बिल्कुल हिट हुआ जी। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ यहाँ पे टीपी थी? नहीं, ये तो दूसरी है जी। ठीक है, तीसरी भी हिट होने के चांसेस होते हैं। तीसरी टीपी किधर होती है? तीसरी टीपी यहाँ पे है जी। क्या हिट हुई? बिल्कुल हुई। ठीक है, और अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो देख लें इसका। ओके जी, तो नॉलेज का फायदा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शर्त ये है कि आप नॉलेज अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें पहले ज्यादा। ठीक है, अब आप देखें कि एक छोटी सी ट्रेड ली आपने, ट्रेडर वो नहीं होता, ठीक है, अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो रोज बहुत ज्यादा ट्रेडें ले, बल्कि अच्छा ट्रेडर वो होता है जो कभी कभी ट्रेड लेता है, लेकिन जब वो ट्रेड लेता है ना तो वो नॉलेज के मुताबिक लेता है, सही जगह से लेता है, फिर वो थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड को क्लोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रिस्क अपनी ट्रेड को मैनेज करके चल रहा होता है। मतलब ये भी इम्कान होता है ना कि आपकी ट्रेड आपको दे रही है अच्छा खासा प्रॉफिट और आप ले नहीं रहे, ठीक है, और वो थोड़ी देर के बाद पता चले या 1-2 दिनों के बाद, 1-2 घंटों के बाद कि जो आ रहा था वो अब माइनस में चला गया है जी। ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट को साथ साथ मैनेज करके चल रहा होता है, इसे कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। इसके तरीकाकार हैं, मिसाल के तौर पे पहली टीपी जो थी इस लेवल तक पहुंची, आपने बड़ा जो चंक है ट्रेड का, लेट से कम 70 से 75% वो आपने ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉफिट था वो आपने बुक कर लिया। अब जो आपका दूसरा काम आपने क्या करना होता है कि जो आपका एसएल पहले नीचे लगा हुआ था, आपने इसको यहां से उठा के यहां पे प्रॉफिट में रख कर देना होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है ना, ब्रेक इवन जिसे कहते हैं। अब आपका अगर ये ट्रेड वो यहां से पहले लेवल से, पहली टीपी के लेवल से वापस आएगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा,
तो क्या आपकी ट्रेड लॉस में कटेगी? नहीं। क्यों? इस ट्रेड से ऑलरेडी आप इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके हुए हैं, ले चुके हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर आपकी दूसरी टीपी तक चली गई तो वो जो रिमेनिंग ट्रेड आपकी चल रही थी उसकी वजह से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, और उसकी वजह से अगर ये तीसरी टीपी को हिट होगी वो कितना प्रॉफिट आ जाएगा। इसको ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। ये हम किसी अगले कोई 5, 10, 15 मिनट इस पे लगाएंगे किसी सेशन में। ये बात क्लियर होगी जी। आखिरी अब रह गया, भाई ने एक बात की थी कि इसी नॉलेज को अगर हम बेरिश चैनल में कहीं पे अप्लाई करें तो वो कैसे काम करता हुआ हमें मिलेगा। ठीक है जी। हम वापस आ जाते हैं जी। अब देखते हैं बड़ा टाइम फ्रेम कोई, ताकि हमें जल्दी स्ट्रक्चर नजर आए और इसको हम वहां पे अप्लाई करें बेरिश स्ट्रक्चर में। अब आप देखें, ये आपके सामने बेरिश स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जहां पे जो लो होगा, प्रीवियस लो ब्रेक किया है मार्केट ने। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखें, यहां से प्राइस नीचे आई, आप समझे पीछे है ही नहीं है। ये प्राइस थी ऊपर, हाई पॉइंट है, या ये हाई पॉइंट है, इसको समझ लें आखिरी को। ये पॉइंट, ये लो बनाया था इसने, प्राइस वापस ऊपर पुल बैक हुई, यहां से इसने प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अगला इसने लेवल बनाया है ये वाला। ठीक है, अब आप देखें यहां पे हम 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक इंपल्स वेव कौन सी है, यहां पे यहां से शुरू हुई थी। वो इंपल्स वेव वो होती है जो अपने प्रीवियस हाई या बेरिश चैनल में प्रीवियस बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस लो को जो ब्रेक करती है। प्रीवियस लो ये था ना, तो ये वेव है कहां से शुरू हुई थी, जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहां से शुरू हुई थी। तो आप लगाएं इसका फिबोनाची जो है। हम इंपल्स के वेव जहां से शुरू होती है और जहां पे जाके खत्म होती है, जहां से रिट्रेसमेंट शुरू करती है, वहां तक अप्लाई करते हैं ना। इसको हम अप्लाई करें यहां पे। अच्छा, नीचे से ऊपर जब बुलिश वेव चल रही होती है, स्ट्रक्चर चल रहा होता है, तो उस वक्त हम फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो कहां से शुरू करते हैं? नीचे से, जहां से इंपल्स वेव शुरू होती है। अब यहां पे इंपल्स वेव कहां से शुरू हुई? इस पॉइंट से, ऊपर से। तो पहला पॉइंट कहां से होगा हमारा? ऊपर से, या जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई है। ठीक है, वो यहां पे है। अच्छा जी, ये कहां तक हम लेके आएंगे इसको? जीरो हमारा कहां पे होगा पॉइंट? जहां तक ये प्राइस आई थी। ठीक है, वो कहां तक आई थी? ये देखें, ये यहां से इसने रिट्रेसमेंट शुरू की थी प्रॉपर यहां से, फिर देखें ये ऊपर ब्रेक कर गई है इस कैंडल को। तो हमारा ये वाला लेवल है जी, ये वाला लेवल। ये लें जी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने जीरो यहां पे, पहला पॉइंट ये था जहां से इंपल्स वेव शुरू हुई, और दूसरा पॉइंट यानी कि फाइनल पॉइंट कहां पे था? जहां पे ये इंपल्स वेव खत्म हुई, उसके बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट शुरू हुई। देखें ये कितना ऊपर तक पुल बैक हुआ है। अच्छा, अब हमारा गोल्डन जोन कहां पे आ गया? ये 1 घंटे का चार्ट है। ये हमारा गोल्डन जोन आया है जी। लंबा कर लें आगे, इसने काम तो फ्यूचर में देना है ना हमें। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर प्राइस कितना नीचे आई, आके फिर जब वापस गई ऊपर, तो यहां पे आप देखें एग्जैक्ट एग्जैक्ट थोड़ा सा फर्क रह गया जी। गोल्डन जोन को उसने ऑलमोस्ट टच किया है यहां पे, यानी कि बाज औकात बिल्कुल पास से टच करके। वो हम एक लेवल पढ़ चुके हैं पहले एफवीजी का। ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहे होते हैं। वो भी आपने, वो भी नॉलेज है ना, की नॉलेज है, वो भी यहाँ पे अप्लाई करना होता है कि ये भी तो जोन है ना, एक ब्लॉक है गोल्डन जोन। इसके नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कोई एफवीजी पड़ा हुआ है, तो वो भी तो प्राइस को पहले घुमा सकता है। ये तो की लेवल है। ठीक है ना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कंफर्म। अब आप देखें कि यहां से जस्ट उसने हल्का सा टच किया है लेवल को, ऊपर भी नहीं गई। और यहां पे अगर कोई कंफर्मेशन इसने दे दी है सेल की, तो आपकी कितनी आइडियल ट्रेड बनती थी सेल की। और यहां से अगर किसी ने सेल की, ये गोल्डन जोन से देखें वापस मुड़ रही है। ठीक है जी, और यहां से आपने सेल की पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। अगर यहां से आपने कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन आप खुद देखिएगा, बेशक 1 मिनट के चार्ट में मिल जाए, 5 मिनट में, 15 में, 30 मिनट में, तो आपने ट्रेड में इंटर हो जाना होता है। फर्ज करें यहां से आपको कंफर्मेशन मिली जी इधर नीचे से, मैं थोड़ा एसएल बड़ा कर लेता हूं, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? स्टॉप लॉस अब होगा कम से कम ये जो गोल्डन जोन का ऊपर वाला लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि वो विक मारे ना,
स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो आपका नजदीक नहीं होना चाहिए गोल्डन जोन के ऊपर वाले लेवल, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि आपका एसएल हिट ना हो, ठीक है, कम से कम चांसेस हो। आपकी कम से कम जो टीपी थी वो कहां पे थी जी? पहला लेवल, अगला कौन सा है? 0% का, ये था जी। और अब क्योंकि हमारा प्राइस नीचे से मुड़ गई है, लेवल के अंदर नहीं घुसी गोल्डन जोन में, तो अब हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, देखें। लेकिन अगर सिर्फ पहले लेवल तक भी आती है तो भी आपकी 1.37 टीपी हिट हो गई है जी। हालांकि मैंने नीचे से लिया क्योंकि कंफर्मेशन नहीं देखी ना, हो सकता है 1-2 मिनट में, 5 मिनट में ये ऊपर से ही हमें कंफर्मेशन मिल जाए, तो फिर हमारी टीपी का यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो और बड़ा हो जाना था। लेकिन असल बात, तो मैंने आपसे कहा कि ये तो पहली टीपी है, ट्रेंड में है ना, ये नॉलेज अप्लाई किया है, तो आपकी दूसरी टीपी कहां पे जाएगी? नीचे अगला लेवल कौन सा है? यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या हो गया? 2.36। अच्छा जी, क्या यहां तक ही जाती है? नहीं, चांसेस होते हैं कि ये तीसरे लेवल तक भी जाए, लेकिन हर दफा नहीं जाती, कम चांसेस होते हैं। पहले के तो 100% ही समझ लें या 95% समझ लें, दूसरे के 75 to 85% होते हैं, तीसरे के थोड़े लेवल तक जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। आप देखें कि आपकी ट्रेड यहां से आधे तीसरे लेवल से थोड़ा सा पहले से वापस मुड़ी है, तो आपकी ये पहला टीपी भी हिट हो गई, दूसरी भी हिट हो गई, तो आपने अब अपनी ट्रेड को मैनेज भी कर लिया था, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्राइस वापस जाते हुए दूसरी जगह पे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो आप देखें कितना ज्यादा आपने जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। ठीक है जी, ये है बेरिश चैनल में। तो अब टाइम फ्रेम आप छोटा यूज करें, बड़ा यूज करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में जितना छोटा चार्ट होगा ना, उतना छोटा उसका टारगेट होता है प्रॉफिट का। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट का टारगेट बड़ा लेना चाहते हैं तो अपने इस नॉलेज को बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर लें। और बड़ा कितना होना चाहिए? गोल्ड में 1 घंटे का जो चार्ट होता है वो बहुत बड़ा समझा जाता है, लेकिन जो करेंसीज होती हैं, करेंसीज में 4 घंटे का चार्ट काफी बेहतर समझा जाता है, और इवन 1 डे का चार्ट बड़ा समझा जाता है, करेंसीज जितनी भी हैं। ठीक है, गोल्ड में तो 15 मिनट का चार्ट भी, जो ट्रेडर्स हजरात हैं जिनके पास ये एडवांस लेवल का नॉलेज होता है, वो उनके लिए 15 मिनट का चार्ट भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो करेंसीज हैं उनमें कम से कम, अगर किसी ने छोटा चार्ट यूज करना है तो वो 30 मिनट का करे, उसके बाद मीडियम चार्ट 1 घंटे का होता है, और जो अच्छा चार्ट होता है वो 4 घंटे का समझा जाता है। ठीक है, बड़े प्रॉफिट्स के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी जी। आज मेरा इरादा था जी कि मैं वॉल्यूम का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन अब देख लें कि टाइम 10:13 यानी 11:13 हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन करना है 10 मिनट का, तो यहाँ पे आज मैं इसको बंद कर रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मकसद क्या होता है ट्रेडर का कि फायदा उठाए वो, तो फायदा उठाने के लिए आपने बस 2-3 चीजें ही पकड़नी होती हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी होती है, उनमें महारत हासिल करनी होती है, बार बार यूज करके, प्रैक्टिस करके। क्यों? क्योंकि एक 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 बड़ा मशहूर फिक्रा है, कहावत है अंग्रेजी की, कि परफेक्शन कब आती है बंदे में? कि बंदा कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो परफेक्शन जो होती है ना, वो आती है सिर्फ एक ही चीज से। वो चीज क्या है जी? मैं लिखने लगा हूं यहां पे, प्रैक्टिस। मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखें, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात है ना, अल्लाह पाक की जात है, लेकिन एक इंसान के अंदर जितनी परफेक्शन हो सकती है, ठीक है ना, खामियों के साथ, तो वो जो परफेक्शन आती है ना, जितनी हो सकती है एक इंसान में, इंसान होने की हैसियत से, वो आती है प्रैक्टिस के साथ। कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी काम में, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके अंदर स्किल्स बढ़ेंगी, महारत आना शुरू होगी, और आप अपने काम के उस्ताद बन जाएंगे। उसको परफेक्शन कहते हैं, नियर टू बी परफेक्ट, यानी कि परफेक्शन के नजदीक तरीन वाला जो दर्जा होता है। ठीक है जी, तो अब जी यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपनी करता हूँ बंद, और आप अपने दोस्त जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं वो माइक ओपन कर लें।